Hi guys, lecture number 50, chapter number 10, foreign exchange exposure and management of risk. So we are gonna start a new chapter जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज का एक्सपोजर एंड मैनेजमेंट ऑफ रिस्क बहुत बड़ा नाम है. एक्चुअल में हम लोग फॉरेन एक्सचेंज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जब भी हम डील कर रहे हैं विथ डिफरेंट कंट्री, नॉट जस्ट डिफरेंट कंट्री बट अ कंट्री विथ अ डिफरेंट करेंसी, तब हमारे पास काफ़ी तरीके के रिस्क आएंगी. रिस्क ऑफ लॉसेस और अदर रिस्क. तो उसको कैसे मैनेज करना है, उसके लिए क्या क्या डील्स कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाट वी आर गोना लर्न इन दिस चैप्टर. एंड आई लेट टेल यू कि दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर with somewhere between 15 lectures, and which will take a lot of time, but we have to learn it, and I think it's actually very easy if you learn it, if you remember it, if you recall it. I think I can assure somewhere between 15% of the marks. So that's actually important. Let's understand this chapter. Yeah. So, what is the meaning of foreign exchange rate or foreign exchange quotation? So, क्या होता है foreign exchange rate या foreign exchange quotation क्या होता है? कुछ नहीं है भाई. It is just the rate at which one currency will be exchanged for another currency, या फिर it is the rate at which one currency will be purchased by another currency. क्या बोल रहे हो भाई? Foreign exchange rate क्या होता है? वो एक exchange rate है. एक्सचेंज करने का एक रेट है कि अगर आपको $1 चाहिए तो उसको इस डॉलर को रुपीस में एक्सचेंज करने के लिए आपको कितना, अच्छा उल्टा करते हैं, अगर आपको रुपीस को कन्वर्ट करना है डॉलर में, दैट इज रुपीस को एक्सचेंज करना है डॉलर के लिए, कि तेरे पास कुछ रुपीस है, मेरे पास कुछ डॉलर है. अगर तुमको डॉलर चाहिए और हमको रुपीस चाहिए तो तुम हमको कितना रुपीस देगा कि हम तुमको उतना डॉलर दें. क्योंकि तुम 10 रुपया देगा तब हम तुमको $1 दे, या तुम हमको 80 रुपया देगा तब हम तुमको $1 दे. तो जो रेट है 1:10 या 1:80, दैट रेट इज द एक्सचेंज रेट. तो ये तो पहला स्टेटमेंट था कि इट इज द रेट एट विच वन करेंसी विल बी एक्सचेंज फॉर अनदर करेंसी. हम दूसरा एक और सेंटेंस बोले थे, इट इज द रेट एट विच वन करेंसी विल बी परचेज्ड फॉर अनदर करेंसी. मतलब एक तरीके से ऐसा नहीं हो गया क्या कि सर अगर आपको एक पेन चाहिए तो आपको 50 रुपया देना पड़ेगा. अभी केस में क्या हुआ था कि तुमको चाहिए था $1, तो हम तुमको बोले कि तुमको $1 तब देंगे जब तुम हमको देगा 80 रुपया. सो जो 80 रुपीज है, इट बिकम्स द प्राइस ऑफ $1. सो वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव ऑल्सो कि $1 इज इक्वल टू ₹80. जो बेस करेंसी है उसको खरीदने के लिए कितना रुपया देना पड़ रहा है? 80 रुपया. $1 को खरीदने के लिए 80 रुपीज दे रहे हैं हम लोग. करेक्ट. सो $1 इज इक्वल टू ₹80 इज द एक्सचेंज रेट और द एक्सचेंज कोटेशन. दोनों लॉजिकली समझ में आ गया. इसको हमको लगता है कि याद रखने के लिए और तरीका से समझने के लिए आगे क्वेश्चंस को यू शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव विच आई टोल्ड फॉर परचेज एंड सेल. कि अगर तुमको $1 खरीदना है तो गिव मी ₹80. और इसको लिखेंगे कैसे? $1 इज इक्वल टू ₹80. जो पहला आएगा ना, जो पहला लिखा है पहला करेंसी, दैट बिकम्स द बेस करेंसी. और उसके इक्वल में जो चीज लिखाया हुआ है जो अदर पार्ट में है, दैट इज योर प्राइस करेंसी. $1 इज द बेस करेंसी, ₹80 इज द प्राइस करेंसी. $1 का प्राइस है ₹80, तो जो उधर लिखा हुआ है दैट बिकम्स द प्राइस करेंसी. ये करेंसी जो प्राइस है वो कौन से करेंसी में दे रहे हैं? रुपीस में दे रहे हैं. और जिस चीज का प्राइस है उसको कहते हैं बेस करेंसी. तो बेस करेंसी इज इक्वल टू प्राइस करेंसी. $1 इज इक्वल टू ₹80. ओके ओके. बेस करेंसी के बारे में क्या बोला हुआ है जो कॉपी में लिखा है, पेज नंबर 673. इट मीन्स करेंसी फॉर विच प्राइस या कोटेशन इज गिवन. बेस करेंसी क्या है? बेस करेंसी इज द करेंसी फॉर विच प्राइस या कोटेशन इज गिवन. करेक्ट. $1 का ही तो प्राइस ₹80 है, तो $1 इज इक्वल टू 80 क्या है? $1 इज इक्वल टू 80 में $1 इज द बेस करेंसी, तो ₹80 क्या है? इज द
rupees 80 is the price currency. Rupees 80 is the price actually. Rupees is the price currency and 80 is the price का rupees sorry $1 is equal to rupees 80 में $1 तो बेस करेंसी है. इस बेस करेंसी का प्राइस आगे लिखा होता है. तो जो प्राइस है वो है 80, लेकिन प्राइस करेंसी क्या है? रुपीस. बेस करेंसी के लोग प्राइस करेंसी. ठीक है, ओके. बेस करेंसी विल बी द करेंसी विच इज अपियरिंग फर्स्ट इन फॉरेन एक्सचेंज रेट कोटेशन. जो एक्सचेंज रेट कोटेशन उसमें जो फर्स्ट दिख रहा है ना, जो पहला है दिस इक्वल टू दिस, तो ये जो पहला है इसको कहते हैं बेस करेंसी. ओके, और उसके सामने जो लिखा हुआ है प्राइस करेंसी. वर्क्स या इन द अबव एग्जाम्पल इंटरप्रिटेशन विल बी डन एज फॉलोज समथिंग समथिंग समथिंग. जो मैंने बोला कि इफ अ पर्सन वांट्स टू परचेज $1 ही हैज टू पे ₹80. करेक्ट. एंड इफ अ पर्सन वांट टू सेल $1 जो हम बेच रहे थे, तो हाउ मच आई विल रिसीव? ₹80. वर्क्स या देन डायरेक्ट कोट एंड इनडायरेक्ट कोट. डायरेक्ट कोट क्या होता है, इनडायरेक्ट कोट क्या होता है? If exchange rate is quoted in a way which reflects number of home currency for one unit of foreign currency, then the quotation is called direct quote. क्या बोला भाई? डायरेक्ट कोट. अभी हम लोग कोटेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं कि $1 इक्वल टू ₹80. इट्स अ कोटेशन, एक्सचेंज रेट कोटेशन इट इज. तो एक्सचेंज रेट कोटेशन दो तरीके का होता है, डायरेक्ट कोट या इनडायरेक्ट कोट. डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, इट्स जस्ट अ मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन. ठीक है. डायरेक्ट कोट क्या होता है? जब आपका जो होम का करेंसी है ना, वो आपका प्राइस करेंसी हो और फॉरेन करेंसी बेस करेंसी हो. अगर कोई भी एक्सचेंज रेट कोटेशन ऐसे दिया हुआ है कि जो बेस करेंसी है वो फॉरेन का है और तुम्हारा जो प्राइस करेंसी है वो होम करेंसी है, तब इस तरीके का जो कोटेशन होगा दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट कोट. एग्जाम्पल, $इज इक्वल टू ₹80. $1 इज इक्वल टू ₹80. इंडिया में होम करेंसी क्या है हमारा? रुपीस, तो ये प्राइस में है. और इंडिया का फॉरेन करेंसी क्या है? डॉलर, तो डॉलर तुम्हारा बेस में है. तो बेस करेंसी डॉलर फॉरेन में है और होम और तुम्हारा प्राइस करेंसी किस में है? INR में, दैट इज होम करेंसी में. तो ये है डायरेक्ट कोट. करेक्ट करेक्ट. वही अगर हम इंडिया में ना होकर US में होते तो वहाँ के लिए डायरेक्ट कोट क्या होता? वहाँ के लिए डायरेक्ट कोट होता ₹0.0125 इज इक्वल टू $1. कैसे? ₹0.0125 फॉरेन के लिए क्या है? US के लिए क्या है? फॉरेन करेंसी. और फॉरेन करेंसी यहाँ बेस करेंसी की जगह पे लिखा हुआ है 0.0125 इक्वल टू, तो पहले यह है तो ये बेस करेंसी है. बेस करेंसी फॉरेन का है US के लिए. तो ये और जो प्राइस करेंसी है इसका, इस कोट का, वो क्या है आपके इसमें क्या उसको कहते हैं? उसके होम करेंसी में, डॉलर्स में. ₹0.0125 इज इक्वल टू $1. तो बेस करेंसी US के लिए फॉरेन में है, फॉरेन का रुपीस जो है वो US के लिए फॉरेन हो गया. और जो $1 है वो प्राइस करेंसी है. वो प्राइस करेंसी किस कंट्री का करेंसी में? US का ही, मतलब होम करेंसी है. तो बेस करेंसी फॉरेन का है और प्राइस करेंसी होम का है, तो उसके लिए वो डायरेक्ट कोट हुआ. करेक्ट. फॉरेन US के लिए डायरेक्ट कोट क्या हुआ? ₹0.0125 इज इक्वल टू $1. इंडिया के लिए डायरेक्ट कोट क्या हुआ? $1 इज इक्वल टू ₹80. एक होता है इनडायरेक्ट कोट. इनडायरेक्ट कोट क्या होता है? इनडायरेक्ट कोट ये होता है जहाँ पे आपका बेस करेंसी होगा ना, वो होम करेंसी में होगा और जो प्राइस करेंसी है वो आपका फॉरेन करेंसी में होगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोल रहे हैं हम इंडिया में हैं और इंडिया में हम क्या बोल रहे हैं कि ₹0.0125 इज इक्वल टू $1, तो ये इंडिया के लिए इनडायरेक्ट कोट हुआ. क्यों? क्योंकि जो बेस करेंसी है वो होम करेंसी में है, लेकिन जो प्राइस करेंसी है वो फॉरेन में है. ₹0.0125 इज इक्वल टू $1, तो $1 तो प्राइस करेंसी तो फॉरेन का हो गया, तो ये इनडायरेक्ट कोट हुआ. हमारे लिए तो उल्टा लगेगा ना, ऐसा ही है. ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं. एक शॉर्टकट सर सिखाए हैं. आई डोंट नो वेदर दैट विल वर्क और नॉट. जस्ट गिव मी अ मिनट. सो आई एम बैक. सो सर ने शॉर्टकट दिया है. किस चीज़ का शॉर्टकट दिया है? देख भाई, जनरली क्या होगा हर क्वेश्चन में, यू हैव टू कन्वर्ट द करेंसी. ओके, कि हम इंडिया में हैं, हमने डील किया है $3 लाख रुपया का, तो $3 लाख का, तो हम कितना पेमेंट करेंगे? तो पेमेंट तो हम तो रुपीज़ में करेंगे. वो पेमेंट करेंगे हम बैंक को, तो बैंक हमको फॉरेन करेंसी देगा, तो हम डॉलर पे करेंगे. करेक्ट. तो कितना हम उसको रुपीज़ पे करें कि वो हमको उतना डॉलर देगा, वो कन्वर्जन उस तरीके का बहुत बड़ा आएगा. तो उसको
कन्फ्यूजन हो सकता है कि भाई हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। आई डोंट, अभी शायद तुमको नहीं समझ में आया, जब क्वेश्चन बनाओगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये इशू आ सकता है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल if you come to page 675, don't come to page 675, normal सा क्वेश्चन है। if exchange rate $1 is equal to ₹80 है and you need $1,00,000, तो कितना रुपीस देना होगा? सो यू विल रिसीव $1,00,000। कैसे करोगे? $1 is equal to ₹80, देन $1,00,000 के लिए कितना रुपीस देना होगा? तो बोले $1,00,000 इंटू ₹80 इज इक्वल टू 80 lakhs, तो 80 लाख रुपीज़ दोगे तो $1,00,000 मिलेगा। करेक्ट। लेकिन अगर तुमको बोला जाए कि भाई $1 इज इक्वल टू ₹80 दिया हुआ है और तुम्हारे पास 1,00,000 रुपए है, तो तुमको कितने डॉलर्स मिलेंगे? तो तुम बोलोगे भाई $1 इज इक्वल टू ₹80 है और मेरे पास 1,00,000 रुपीस है, तो हम कितना डॉलर करेंगे? तो 1,00,000 डिवाइडेड बाई ₹80, तो उतना डॉलर्स आएगा। करेक्ट, करेक्ट। तो अभी तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड, लेकिन जब क्वेश्चन में एकदम डीप घुस जाओगे एंड यू विल बी कैलकुलेटिंग हेलर ऑफ स्टफ्स एट वन मोमेंट, सो यू वोंट एक्चुअली फील द सेम एज इट इज एज सिंपल एज नाउ। सो उसके लिए शॉर्टकट क्या है कि एक्सचेंज रेट का जो बेस करेंसी है और जिस अमाउंट को आपको कन्वर्ट करना है, तो अमाउंट का जो करेंसी है, जैसे कि हमारा 1,00,000, जो हमारा 1,00,000 या तो डॉलर है या रुपीस है, तो जो अमाउंट है उसका करेंसी देखो। तो पहले में देखते हैं कि चलो ठीक है, पहले थियरी बताते हैं, शॉर्टकट क्या है। अगर अमाउंट का करेंसी और तुम्हारा एक्सचेंज रेट में जो बेस है, मतलब जो बेस करेंसी है वो करेंसी, तो बेस करेंसी और अमाउंट का करेंसी अगर वो सेम है देन यू हैव टू मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर बेस करेंसी डॉलर्स था और आपका अमाउंट $1,00,000 में है, तो आप कैसे करोगे? 1,00,000 इंटू 80 जो प्राइस करेंसी है। व्हाट इज द फॉर्मूला? अगर जब भी आपको अमाउंट निकालना है कैलकुलेशन के लिए, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा। कब? जब बेस करेंसी और आपका अमाउंट का करेंसी सेम है। लेकिन अगर बेस का करेंसी और अमाउंट का करेंसी अगर अपोजिट है, मतलब उल्टा है, सेम नहीं है, तो आपको डिवाइड करना होगा। और डिवाइड किसको करना है और मल्टीप्लाई किसको करना है? प्राइस करेंसी को, ₹80 को। लाइक फॉर एग्जांपल $1 इज इक्वल टू ₹80, तो बेस करेंसी का तुम्हारा बेस करेंसी क्या है? डॉलर्स में है, और अमाउंट क्या था? $1,00,000। आपसे पूछा गया था कि $1 इज इक्वल टू ₹80, तो $1,00,000 में कितना रुपीस तुमको देना पड़ेगा कि तुमको $1,00,000 मिलेगा? कितना रुपीस दोगे तो $1,00,000 मिलेगा? और ये क्वेश्चन है, और एक्सचेंज रेट क्या दिया हुआ है? $1 इज इक्वल टू ₹80। एक्सचेंज रेट में बेस करेंसी क्या है? डॉलर्स, और अमाउंट किस में दिया हुआ है? डॉलर्स में। तो अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करें? एक्चुअल में दोनों सेम है, ये भी डॉलर्स, बेस करेंसी भी डॉलर्स में है, अमाउंट करेंसी भी डॉलर्स में है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 1,00,000 इंटू ₹80। किसको मल्टीप्लाई करना ही तो पता चल गया, लेकिन किसको करोगे? 80 को, प्राइस करेंसी को, तभी तो अमाउंट निकल पाएगा। तो प्राइस करेंसी से निकल जाएगा $1,00,000 इंटू ₹80, रुपीस में आंसर आ जाएगा। करेक्ट। दूसरा केस देखा था कि $1 इक्वल टू ₹80, बट 1,00,000 रुपीस में कितना डॉलर आएगा, वो कैसे निकाल रहे थे? अभी देखो, बेस करेंसी किस में है? डॉलर्स में, लेकिन अमाउंट किस में है? यहाँ रुपीस में है। तो जब अगर अपोजिट है तो क्या करेंगे? डिवाइड। किसको डिवाइड करेंगे? 1,00,000 डिवाइडेड बाई 80, आंसर आ गया तुम्हारे पास डॉलर्स में। करेक्ट। और जब भी तुम मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो जिस करेंसी में तुम चाहते हो वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी इजी। पहले हम चाहते थे रुपीस में, तो रुपीस में आ गया। दूसरा में चाहते थे डॉलर्स में, तो डॉलर्स में आ गया। ओके ओके। अब आता है पेज नंबर 676 पे ही, नीचे देखोगे प्रेजेंटेशन ऑफ एक्सचेंज रेशियो। जो एक्सचेंज रेट है या एक्सचेंज कोटेशन है उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। एक्सचेंज कोटेशन तुमको बोले अभी तक कि $1 इक्वल टू ₹80। ऐसा जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में हर वक्त लिखेगा कि $1 इक्वल टू ₹80 इज द एक्सचेंज रेट कोटेशन, और एक्सचेंज रेट ऐसा लिखेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। वो अलग तरीके से लिखे। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये लिख सकता है $1 इक्वल टू ₹80, या लिख सकता है रुपीज पर डॉलर इज इक्वल टू 80, सीधा 80, कुछ भी करेंसी नहीं, रुपीज पर डॉलर, ₹/डॉलर इज इक्वल टू 80। तो समझना क्या होगा कि रुपीज पर डॉलर 80 है, मतलब 80 रुपीज पर डॉलर है, तो 80 रुपीज इज इक्वल टू $1। करेक्ट, अंडरस्टूड। ऐसे भी लिख सकता है कि 80 रुपीज पर, 80 रुपीज स्लैश डॉलर, ऐसे भी लिख सकता है क्योंकि 80 रुपीज पर डॉलर, स्लैश मतलब 1 पर। करेक्ट। INR पर USD, दैट इज रुपीज पर डॉलर, नॉर्मल। रुपीज पर USD नॉर्मल है। कभी कभी ऐसा हो सकता है, आई हैवंट सीन एक्चुअली येट इन द क्वेश्चंस और समवेयर, कि
जो ये है कि गलत एक्सचेंज रेट दिया हुआ है। सर बोले थे कि एक्सचेंज रेट ऐसा दे सकता है कि आपको बोल दे कि यूएसडी पर रुपी इज इक्वल टू 80। तो यूएसडी पर रुपी मतलब कितना यूएसडी एक रुपी में आता है इक्वल टू 80, तो 80 यूएसडी पर 1 रुपी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो तुमको लॉजिकली समझना होगा ये भी। अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया कि जहाँ गलती दिया हुआ, लेकिन अगर आए ऐसा तो ऐसा लॉजिकली सोचना। और लॉजिकली सोचने के लिए तुम बोलोगे कि हाँ भाई ठीक है डॉलर्स में है तो आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन अगर कोई दूसरा करेंसी आ जाए तो हमको तो नहीं पता ना कि कौन सा करेंसी किस में, जैसे कि पाउंड और डॉलर का कंपैरिजन है, तुमको पता नहीं है कि डॉलर बड़ा होगा कि पाउंड बड़ा होगा। करेक्ट, रुपीज़ का तो समझते हो हर वक्त डॉलर्स के साथ कि डॉलर्स बड़ा होगा हर वक्त, लेकिन पाउंड डॉलर्स का आ जाए तो सर उसके लिए शॉर्टकट दिए हैं कि याद रहेगा तुमको क्या कि सबसे महंगा अगर कोई करेंसी है तो है यूके का, फिर यूएस का, फिर इंडिया का, फिर जापान का। यही 4 कंट्री का ही करेंसी हर वक्त यूज़ होता है अपने सारे क्वेश्चंस में। तो सबसे महंगा करेंसी यूके है, फिर यूएस है, फिर इंडिया है, फिर जापान है। अब याद कैसे रखोगे कि यूके पहले कि यूएस पहले है? ABCDEFGHI में के पहले आता है और एस बाद में आता है, तो के ऑलवेज रिमेन्स फर्स्ट। तो यूके, फिर यूएस, फिर इंडिया, फिर जापान। तो यूके का क्या है? पाउंड। यूएस का क्या है? डॉलर। इंडिया का क्या है? रुपीस। और जापान क्या क्या है? येन। सबसे महंगा पाउंड होता है, पाउंड से कम दाम का होता है, पाउंड से चीप है डॉलर, डॉलर से चीप है रुपीस, रुपीस से चीप है येन। ओके। अब जब भी आपको फॉरेन एक्सचेंज करना है, आपको डील करना है फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन के करेंसी में अगर आपको डील करना है तो कैसे डील होता है? बहुत ईजी है मेरे भाई। तुम जैसे डील कैसे करना होगा, हो सकता है कि तुम कुछ एक्सपोर्ट किए होगे तो तुमको पैसा मिलने वाला होगा, करेक्ट, इजी। तो हो सकता है कि तुमको डॉलर 1 लाख मिला, 1 लाख डॉलर तुमको मिले, तो तुम इंडिया में तुमको 1 लाख डॉलर मिल गया। अब वो 1 लाख डॉलर तुम क्या करोगे? यूज़ तो नहीं कर सकते हो क्योंकि इंडिया में तो रुपीज़ चलता है। तो कुछ नहीं, डॉलर्स को लेके बैंक में जाओ, बैंक बोलो भाई हमको रुपीज़ में कन्वर्ट करके दे दो, बैंक कन्वर्ट करके दे देगा। अगर तुम इम्पोर्ट किए हो मतलब तुमको पेमेंट करना है, तुमको 1 लाख डॉलर पे करना है, तुम्हारे पास तो रुपीज़ है, तुम 1 लाख तो नहीं पे कर सकते, 1 लाख डॉलर तो उसको नहीं पे कर सकते हो। क्या करोगे? बैंक के पास जाओगे, बैंक को पैसा दोगे और 1 लाख डॉलर्स लोगे और उसको पे कर दोगे। ईजी। ओके। तो ये जो बैंक है ना उसको हम लोग अपने सब्जेक्ट में बोलेंगे डीलर, दैट इज ऑथराइज डीलर। सेक्शन आई थिंक 206 में था ना कि ऑथराइज डीलर TCS में कि ऑथराइज डीलर 7.5 लाख रुपया के ऊपर कुछ एक्सेस अगर गया है तो उसमें TCS कटेगा समथिंग। तो जो ऑथराइज डीलर होता है ना वो बैंक होता है, वही वो डीलर है। जो बैंक है ना वो डीलर है कि क्या डील करता है? पैसा लेके पैसा देता है, डॉलर लेके रुपीस देगा, रुपीस लेके डॉलर्स देगा। ओके। टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट इन फॉरेक्स मार्केट, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। एक होता है बिड रेट, एक होता है ऑफर रेट। बिड रेट का मतलब होता है परचेज करने का रेट, बिड मतलब परचेज और ऑफर करके मतलब सेल। हम तुमको ऑफर कर रहे हैं मतलब हम आपको बेच रहे हैं। आई ऑफर यू 1 चॉकलेट एट ₹90। दैट मीन्स हम तुमको एक चॉकलेट बेच रहे हैं 90 रुपये के लिए। बिड का मतलब होता है खरीदना, ऑफर का मतलब होता है सेल करना। ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट है जो तुमको अब अभी से तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, क्या हम लोग को हर वक्त क्या लगता है कि एक्सचेंज रेट ऐसा होगा $1 = ₹80। ठीक है, तो हम लोग को लगता है, ठीक है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा क्यों नहीं है? क्रोम पे अभी देखो तो वही आएगा $1 = ₹80 और ₹85। एक्चुअल मान कैसे होता है? $1 = ₹80 या फिर ₹81 है, 80 भी है या फिर 81 भी है। ये कैसे हुआ? ये एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, मतलब इन रियलिटी ऐसा नहीं है। मतलब इन रियलिटी इन द सेंस जिस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो वो ऐसा, उसमें ऐसा नहीं होगा कि हाँ भाई कि $1 = ₹80 होगा। नहीं, $1 = ₹80/81 होता है। क्यों बताते हैं। जब तुम ऑथराइज डीलर के पास जाओगे, बैंक के पास जाओगे ना, तो बैंक बोलेगा कि मार्केट में क्या प्राइस पे चल रहा है, आई डोंट केयर। मार्केट में $1.80 का मिल रहा है, आई डोंट केयर। अगर तुम मेरे पास आओगे तो हम तुमको 81 में बेचेंगे। मतलब डॉलर जब वो तुमको 81 में बेचेगा मतलब कि तुमको $1 देगा जब तुम बैंक को 81 रुपीज़ दोगे। हम बैंक को $1 क्यों देंगे, सॉरी हम बैंक से $1 क्यों लेंगे? तुमको अभी आती थी ना एग्जाम्पल कि अगर हम इम्पोर्ट किए हैं तो हमको $1 लाख पे करना था। हमको $1 लाख पे करने के लिए हमको बैंक से पहले $1 लाख लेना होगा, और बैंक से $1 लाख लेने के लिए हमको बैंक को पैसा देना होगा कि हाँ भाई ले ₹81, तब तो हमको $1 देगा। तो 81 लाख देंगे तब हमको $1 लाख देगा। करेक्ट।
तो बैंक सेल कर रहा है, वो डीलर है। बोले थे कि बेचना और खरीदना काम करता है, वो डॉलर खरीद के रुपीज़ बेचता है, रुपीज़ खरीद के डॉलर बेचता है। तुमको समझाया था एक्सचेंज रेट कोटेशन, $1 इज इक्वल टू ₹80, तो जो ₹80 इज द प्राइस ऑफ दैट डॉलर, करेक्ट। तो बैंक से $1 खरीदने के लिए हमको देना होगा ₹81, इवन तो मार्केट में ₹80 चल रहा है। लेकिन अगर हम बैंक को $1 बेचने जाएंगे, हम बैंक को डॉलर बेचने कब जाएंगे, जब हम एक्सपोर्ट किए थे तो हमको $1,00,000 आया है, तो $1,00,000 आया है तो हम बैंक को देंगे $1,00,000, तो हमको रुपीज़ देगा। तो जब हम उसको डॉलर देंगे तो दैट इज कॉल्ड हम सेल कर रहे हैं बैंक को। तो बैंक को जब हम सेल करेंगे ना, तो बैंक मेरे से कितना पे खरीदेगा, बोलेगा भाई हम तुमको ₹80 देंगे जब तुम हमको $1,00,000 देगा। तुम बोलेगा अरे अभी जब हम तुमसे $1 खरीदने आए थे तुम मेरे से ₹81 लिया, लेकिन वही $1 हम तुमको वापस बेच रहे हैं तो तुमको सिर्फ ₹80 दे रहा है। क्या लॉजिक है? हम वही सामान बेचे तो तुम 81, हम वही सामान तुमसे खरीदे हैं तो तुम 81 में बेचा, और वही सामान हम तुमको वापस बेच रहे थे, तुम हमको सिर्फ ₹80 दे रहा है, $1 का हमको लॉस। नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट। हम पेन खरीदे, तुम बैंक हो, हम कंज्यूमर हैं, हम तुम्हारे पास गए कि भाई हमको एक पेन दे दे, तुम बोला इसका नाम है ₹81, हम 81 दिए, हम पेन यूज़ नहीं किए, पेन तुमको वापस करने गए हैं, पेन वापस किए हैं, बोले कि पेन तुम वापस खरीदो और हमको पैसा वापस करो, तो पैसा कितना वापस करो हमको ₹80। तो ये सही है गलत है? ये गलत है। एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं है। एक्चुअल लाइफ में पेन का तो नहीं होता है, डॉलर से बात करें, डॉलर रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पेन खराब हो गया, 10 हो गया, वापस करने का दैट्स नॉट लॉजिक। डॉलर में डॉलर एक लिए थे, डॉलर वापस कर रहे हैं, करेक्ट, मतलब वापस नहीं कर रहे हम, डॉलर एक बार लिए किसी को दे दिए, डॉलर आया तुमको बेचने गए हैं, अभी खरीदे थे तुमको बेच रहे हैं, तब भी बैंक क्या करता है कि अलग रेट रखता है। अगर बैंक को खरीदना है तो बैंक कम दाम में खरीदेगा, और बैंक को अगर बेचना है तो ज़्यादा दाम में बेचेगा। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो। क्या बोले? बैंक को अगर खरीदना है तो वो कम दाम में खरीदेगा, और बैंक को अगर बेचना है तो ज़्यादा दाम में बेचेगा। क्लियर? वेरी क्लियर। तो क्या हुआ, इसका लॉजिक क्या था कि बैंक को अगर याद कर लो एकदम दिमाग से, बैंक एक तरीके से एकदम बिजनेसमैन टाइप का है। भाई हम खरीदेंगे कम दाम में और बेचेंगे ज़्यादा दाम में। मतलब खरीदेगा क्या, डॉलर खरीदेगा तो ₹80 देगा सिर्फ, और अगर डॉलर बेचेगा तो ₹81 लेगा, ₹1 का प्रॉफिट। ठीक है। ये पेज लिखा हुआ है, पेज 678 पे लिखा हुआ है कि डीलर बेस करेंसी को सस्ते में खरीदता है और बेस करेंसी को महंगे में बेचता है। अभी हम क्या बात कर रहे थे हर वक्त, डॉलर्स का। एक्सचेंज रेट कोटेशन क्या था, डायरेक्ट कोड था, $1 इक्वल टू ₹80। तो बेस करेंसी को वो हर वक्त खरीदेगा अति में, सस्ता में, और बेचेगा महंगा में। ये बात प्लीज़ दिमाग में याद रखना, बाद में कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि अभी तो इजी लग रहा है कि हाँ भाई डॉलर का ही तो है बात, तो खरीदेगा दिस दैट। बाद में कंफ्यूज हो जाओगे, कहीं कुछ कोटेशन अलग दिया हो या कुछ कोई चीज़ दिया हो, तो वहाँ पे तुम सोचोगे कि हाँ जैसे कि लिया हुआ है 0.0125 इज इक्वल टू $1/1.5, ठीक है, और तब तुमको बोलेगा कि बैंक के साथ डील करने जा रहे हैं, तब तुम क्या देखोगे, 1 या $1.5। सिर्फ तुम देखो कि अच्छा $1.5 ज़्यादा है तो बैंक उतना पे सेल कर रहा होगा, लेकिन ऐसा लॉजिक नहीं है। हमको बेस करेंसी देखना है। बैंक जो है वो बेस करेंसी को देख के देखता है। तो बेस करेंसी क्या है, यहाँ पे रुपीज़ है, करेक्ट। तो रुपीज़ को वो कम दाम में खरीदेगा, तो यहाँ पे 1.5 में नहीं खरीदेगा, 1 ही पे खरीदेगा और बेचेगा 1.5 पे। समझे? तो बेस करेंसी को ध्यान रखना, बेस करेंसी पे ही डील करता है। मतलब बैंक का जो प्रोडक्ट है वो बेस करेंसी है, बैंक का जो गुड्स है वो है बेस करेंसी, ठीक है। तो बैंक का जो बैंक खरीदेगा बेस करेंसी कम में, बैंक बेचेगा बेस करेंसी ज़्यादा में। ओके, हाँ, फ्रॉम अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, अभी तक तो हम लोग बहुत सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं, जिसमें फॉरवर्ड या फिर फ्यूचर्स, नहीं फॉरवर्ड और एक और चीज़ आता है ना, फॉरवर्ड, ऑप्शन, स्वैप्स, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑप्शंस भी हम लोग पढ़े, फॉरवर्ड, ऑप्शन, स्वैप, ये सब पढ़ के बैठे हैं, करेक्ट। तो वैसे ही हमारे में भी क्वेश्चंस आएंगे वैसे, ठीक है। तो जितना क्वेश्चन बनेगा ना, उसमें हर वक्त तुमको फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन देखना है, ठीक है। लेकिन जैसे अगर क्वेश्चन फॉरवर्ड रेट का आ जाए तो उसमें तुमको समझना है बैंक के पर्सपेक्टिव से। मतलब क्यों हमको ऐसा पर्सपेक्टिव क्यों ही देखना है? अरे लॉजिक है भाई। क्या लॉजिक है? अभी जो तुमको समझा है, अगर फॉरवर्ड क्वेश्चन है, फॉरवर्ड रेट का क्वेश्चन है, तो उस टाइम तुम बैंक के साथ अगर कुछ डील कर रहे हो तो तुमको बैंक की तरफ से देखना होगा कि बैंक कम दाम में खरीदेगा और ज़्यादा दाम में बेचेगा। उसको अगर कस्टमर के पर्सपेक्टिव से देख लोगे तो वो तुम्हारे लिए उल्टा हो जाएगा ना। अगर हम बैंक है, हम लिखा हुआ है $1 इक्वल टू ₹80/81, अगर हम क्वेश्चन को देख रहे हैं अपने पर्सपेक्टिव से, तो हम बोलेंगे कि हम खरीदेंगे कम दाम में, करेक्ट।
whether customer is buying I don't understand this fact. I think I should भाई इसको रेटिफाई, इसको क्लियर करो जो भी मैंने बोला. दुनिया में कोई क्वेश्चन आ जाए भाई, हर वक्त बैंक के पर्सपेक्टिव से समझना. जो हमको फील हुआ इतना दिन में, इतना क्वेश्चंस में, बैंक के पर्सपेक्टिव से सोचो, क्लीन एंड क्लियर रहेगा. बैंक बेस करेंसी कम दाम में खरीदेगा, बैंक बेस करेंसी को ज़्यादा दाम में बेचेगा. बस और दिमाग मत लगाना, ये वाला लाइन दिमाग घुमाने के लिए. ओके. एक थोड़ा सा हम कंफ्यूजिंग चीज़ देते हैं. अगर तुमको एक्सचेंज रेट दिया है 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 येन स्लैश 110 येन. 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 स्लैश 110 येन. येन क्या है? जापान. यहाँ रुपीज़ देखो, 1 रुपये में 100 येन आ रहा है, मतलब रुपीज़ महंगा है. तो बताए भी थे यूके, यूएस, इंडिया, जापान. तो जापान नीचे आ रहा था. इजी. तो 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 येन या फिर स्लैश 110 येन. कस्टमर चाहता है येन खरीदना. कस्टमर वांट्स टू बाई येन. तो अगर कस्टमर येन खरीदना चाहता है तो कितना रुपीज़ देगा भाई? एक्सचेंज रेट दिया है 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 स्लैश 110 येन. तुमको खरीदना है येन, तुमको येन खरीदना है. तो भाई खरीदना है तो खरीदने के लिए प्राइस देना होता है. लेकिन यहाँ जो एक्सचेंज रेट कोटेशन है उसमें कैसे दिया हुआ है? 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 येन या 110. तो 1 रुपीज़ बेस है. बेस करेंसी का प्राइस करेंसी जो प्राइस करेंसी है वो येन में है. करेक्ट. 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 येन. 1 येन में कितना रुपीज़ है ये नहीं दिया है. 1 रुपीज़ में कितना येन है ये दिया हुआ है. 1 रुपीज़ को खरीदने के लिए कितना येन चाहिए ये पता है. हमको येन खरीदना है, हमको रुपीज़ नहीं खरीदना है. कि रुपीज़ खरीदना हो तो हम 1 रुपीज़ खरीदना तो 100 येन देंगे. नहीं, ऐसा तो ये हमको नहीं चाहिए. हमको चाहिए कि हमको 1 येन खरीदना तो हम कितना रुपीज़ दें. तो कोटेशन तो मैच नहीं कर रहा है. तो इसको थोड़ा सा उल्टा पर्सपेक्टिव से सोचो. क्या? अगर तुमको येन खरीदना है इसका मतलब रुपीज़ बेचना है. करेक्ट. और रुपीज़ बेचने के लिए तुमको प्राइस पता करना चाहिए. रुपीज़ का तो प्राइस दिया हुआ है 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 या फिर स्लैश 110 येन. ईजी. करेक्ट. तो अगर तुमको येन खरीदना है इसका मतलब रुपीज़ बेचना है. उस पर्सपेक्टिव से सोचो. और अगर रुपीज़ बेचना है तो रुपीज़ तुमको बेचना है. तुम क्या हो? कस्टमर. मतलब बैंक को खरीदना है. तो बैंक कितना पे खरीदता है? कम दाम पे. तो बैंक कितना पे खरीदेगा? 100 येन 100 पे खरीदेगा, 100 येन पे, क्योंकि वो कम दाम पे. और बैंक को अगर बेचना है तो 110 पे बेचेगा. तो अगर बैंक को खरीदना है मतलब हमको सेल करना है, कंज्यूमर को सेल करना है. और कंज्यूमर सेल क्या कर रहा था? रुपीज़ को. तो कंज्यूमर अगर सेल कर रहा है मतलब बैंक खरीद रहा था. बैंक कितना पे खरीद रहा था? 100 पे. तो कंज्यूमर सेल कितना पे करेगा? 100 पे. सेल क्या कर रहा था? रुपीज़. करेक्ट. तो देखो रुपीज़ अगर जब सेल कर रहा है तो देखो 100 आ गया. करेक्ट. 3 तरीका हम लोग देखे क्वेश्चन बनाने के लिए, मतलब 3 लेयर्स पे गए. कोटेशन दिया था, बेस करेंसी का प्राइस दे दिया था येन में, लेकिन हमको येन खरीदना है. अब येन खरीदने के लिए हमको समझ नहीं आ रहा डायरेक्ट कोड से. ये तो हम नहीं कर सकते कि 100 रुपीज़ 100 येन इज इक्वल टू ₹1. करेक्ट. इतना घूमने का जरूरत नहीं है. उल्टा नहीं कर दो, ठीक है, अलग हो जाएगा बेस और ऐसे. तो अगर तुमको येन खरीदना मतलब रुपीज़ बेचना है, रुपीज़ तुमको बेचना है मतलब बैंक को खरीदना है. तो बैंक खरीदता है कम दाम पे, तो रुपीज़ बेचाएगा कितना पे? कम दाम पे. कम दाम कितना है? 100. तो रुपीज़ देखो कितना पे तो रुपीज़ कितना पे बिक रहा है तुम्हारा? 100 पे. तो रुपीज़ अगर 100 पे बिक रहा है तो येन भी 100 ही पे. रुपीज़ अगर 100 पे बिक रहा है तो येन कितना पे खरीदाएगा? 100 ही पे. बस वही है. इजी. एक क्वेश्चन जो पॉइंट है, ओनली इन केस ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वी विल थिंक फ्रॉम डीलर पर्सपेक्टिव. इतना ही मत लगाओ, सीधा बैंक के पर्सपेक्टिव से समझना, घूमने का जरूरत नहीं है. अभी जो हम तुमको 3 लेयर बनाए इसमें 2 ही लेयर होता. अगर ये वाला तुमको पॉइंट याद रखना हो कि किसी फॉरवर्ड केस में हम लोग डीलर के तरफ से सोचेंगे, कुछ नहीं, फॉरवर्ड डीलर की तरफ से सोचो और उससे हिसाब से क्वेश्चन बनाओ. समटाइम्स डीलर, हाँ, कभी कभी ये भी हो सकता है कि भाई जो डीलर है ना, जो एक बैंक है उसको वो खुद कोई डील किया दूसरे कंट्री में, तो वो अपना फॉरेन एक्सचेंज यूज़ ना करके वो दूसरे बैंक के पास जाएगी कि भाई तू हमको दे दे, मेरा सारा रिजर्व खत्म हो गया, हमको तुमसे चाहिए. तो जब दूसरे बैंक के पास जाएगा तो दूसरा बैंक डीलर बन जाएगा और ये कंज्यूमर की तरह काम करेगा. मतलब जो दूसरा वाला बैंक है वो कम दाम पे खरीदेगा और ज़्यादा दाम पे बेचेगा. मतलब ये खुद बैंक होके ज़्यादा दाम पे उसको खरीदना होगा और कम दाम पे बेचना होगा. करेक्ट. तो जब 2 बैंक का बात हो जाए तो जो दूसरे बैंक के पास गया है तो वो बैंक होगा और सामने वाला कंज्यूमर बन जाएगा. ओके. एक और छोटा सा टॉपिक है, लाइन है, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. व्हाट डू यू मीन बाई स्प्रेड? अभी तुमको क्या समझा है कि बैंक $1 का 80 या 81 दोनों में से
किसी पे एक पे ट्रांजैक्ट करता है डिपेंडिंग ऑन बाई और सेल, करेक्ट। तो जो 80 और 81 का जो डिफरेंस है 1 रुपया, दैट इज कॉल्ड स्प्रेड। स्प्रेड मीन्स डिफरेंस बिटवीन बिड रेट एंड ऑफर रेट। बिड रेट क्या होता है? खरीदने का रेट। बिड हम अच्छा बिड एंड ऑफर तो बताया नहीं थी शायद, बताया था ना। ऑफर का मतलब बेचना, बिड का मतलब खरीदना। तो बिड रेट और ऑफर रेट, यहाँ बिड रेट कितना था 81, खरीद कितना पे रहे थे 80 पे सॉरी खरीद रहे थे 80 पे, तो बिड रेट 80, बेच कितना पे रहे थे 81 पे, करेक्ट। तो बिड और ऑफर रेट का जो बीच का डिफरेंस होता है उसको कहते हैं स्प्रेड। इजी, ओके ओके। सो लेक्चर नंबर 50 completes here. And now we have started foreign exchange exposure and management of risk. Bye bye.